अच्छा, क्वेश्चन जो है वो है बड़ा इंटरेस्टिंग, अमेरिकन इलेक्शन से रिलेटेड। मुझे उससे ये बात भी याद आ गई कि एयर बेसिस का इकोनॉमिस्ट वाले मजमून में भी जिक्र किया खान साहब ने, और अब फिर इस लेटर में कर दिया। ये उनको खबर कौन देता है जिसको दफ्तर खारजा की तरदीद करनी पड़ती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं? देखिए, खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना। अच्छा, तो ये बातें तो उनके ज़माने में भी होती होंगी ना। हाँ। तो उनको तो पता है एजेंडा के ऊपर आइटम्स कौन से थे बिटवीन यूएस पाक। ओके। तो खान साहब नोज कि डिस्कशंस जारी थी। मैंने भी अपने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, पसंद नहीं आई मेरी बात कहीं, मगर खान साहब को पता है कि ये आइटम एजेंडा आइटम था। अब वो सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये इन्होंने कंसीड कर दिया या नहीं किया, क्योंकि उस वक्त तो ये बातें चल रही थी, कंसीड नहीं किया था। मगर मेरा नहीं ख्याल अभी भी कंसीड किया है, मगर मेरा ख्याल है खान साहब को पता है कुछ बातों का। कमजोरी का वो कहते हैं ना, दुखती रग, शायद वो छेड़ के ना आइडिया तो हो जाता है खत पढ़ने के बाद। लेकिन एहसन साहब पूछना क्या चाह रहे हैं जी? आने वाले अमेरिकन इलेक्शंस में जहां हमें ये लग रहा है कि शायद ट्रंप को बाइडन पर बतरी हासिल है, सबकत हासिल है, अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो उसके मुहर्रिकात पाकिस्तान पर क्या होंगे और दूसरे रीजन्स पे क्या होंगे, और जो यूक्रेन रशिया वॉर है क्या वो किसी अंजाम की जानिब जा सकेगी? हाँ जी, ऐसे है कि ट्रंप जीत जाते हैं, हाँ बिल्कुल 50-50 चल रहा है इस वक्त, तो ट्रंप जीत सकते हैं, मगर श्योर नहीं है। मेरा ख्याल एक आध स्टेट में ये फैसला होगा कि कौन जीता है और कौन हारता है। अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो आप सोचिए कि ट्रंप ने वही काम करना है जो वो पहले करते रहे। अब वो क्या कर रहे थे पहले और अब क्या करेंगे? एक तो वो नेटो की एक्सपेंशन के ख़िलाफ़ है। वो समझते हैं कि यूरोप को खुद पैसे अब अपनी डिफेंस के लिए पैसे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये सारे का सारा बोझ जो है ये अमेरिका को नहीं उठाना चाहिए। तो एक तो ये, और यूरोप इस बात को पसंद नहीं करता। वो तो कहते हैं जी अमेरिकन ट्रूप्स भी यहाँ बेस्ड हों, सारा नेटो को अमेरिका ही चलाए और हमारी डिफेंस जो है वो सारी की सारी अमेरिका ही करे, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी मईशत जो है वो काफ़ी कमज़ोर है कंपेयर टू दी अमेरिकन, और वो समझते हैं कि वो इतने बड़े ज़्यादा पैसे डिफेंस के लिए नहीं दे सकते, इसलिए वो नेटो के अंदर रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अमेरिका नेटो को स्ट्रॉन्ग रखे। मगर ट्रंप का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, अब वक्त आ गया कि यूरोप जो है वो अपनी डिफेंस का खुद फैसला करे, और कुछ नहीं तो नेटो सारा का सारा ख़र्चा अमेरिका को नहीं उठाना पड़े, ये ख़ुद भी कंट्रीब्यूट करें अपनी डिफेंस के लिए। पहली बात तो एक तो ये कि अमेरिका यूरोप रिलेशंस जो है वो और टेंस हो जाएंगे। नंबर 2, वो नहीं समझते कि रशिया पोजेज अ बिग थ्रेट। वो पेंटागन और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ख़िलाफ़ हैं। उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि ये हमारी अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ये हर जगह पे चाहती है कि रेजीम चेंज हो, जंग हो, ताकि इनके बजट्स बढ़ें और कमीशंस बढ़ें और ये अपने टेंटिकल्स जो है सारी दुनिया में फैलाएं। ट्रंप समझता है कि हमें उसको डोमेस्टिक इकॉनमी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और वो थोड़ा सा आइसोलेशनिस्ट है जिसे कहते हैं। वो समझता है कि अमेरिका ने बहुत बड़ा अपना एक्सटर्नल रोल किया हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो घर में तवज्जो देनी चाहिए और घर में अपलिफ्ट करनी चाहिए, और ये जो जंगजू किस्म की जो रियासत बनी हुई है अमेरिका की, इसको कमज़ोर करना चाहिए। मगर साथ साथ वो इमिग्रेशन के भी ख़िलाफ़ हैं, स्पेशली मैक्सिकन इमिग्रेंट्स, और वैसे भी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को वो टाइट करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक जैसे आप समझ रहे हैं ना वाइट सुप्रीमेसिस्ट और इनवर्ड लुकिंग अमेरिका को बनाना चाह रहे हैं। वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनलिस्ट हो गया अमेरिका और इसके प्रॉब्लम्स ही इसी वजह से हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कोरिया के साथ भी बना के रखना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। चाइना के साथ भी कारोबार करना चाहते हैं, रशिया के साथ वो लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते, और वो समझते हैं कि नेटो को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और वो समझते हैं ये जो बाइडन की पॉलिसी है, यूरोप की जो पॉलिसी है, जिसके साथ वो यूक्रेन को नेटो में इंक्लूड करके रशिया के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर अपनी पहुंचना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि रशिया इज़ जस्टिफाइड कि वो ये ना करे। इसके अलावा भी वो ये समझते हैं कि पैलेस्टाइन के लिए जो सपोर्ट दुनिया में अब उभर रही है, वो समझते हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इसराइल, इसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑन द होल इंटरनेशनली डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ होंगी वो बेनिफिशियल होंगी, मगर डोमेस्टिकली वो राइट विंग पॉलिसीज़ होंगी, वो एंटी फ्रीडम, एंटी इंडिविजुअलिज्म, एंटी लिबरलिज्म और आइसोलेशनिस्ट, एंटी इमिग्रेशन, तो इस किस्म की उनकी पॉलिसीज़ होंगी। अब आइए आप पाकिस्तान की तरफ आपने देखा कि
जब वो पावर में थे तो उन्होंने बड़े सख्त बयान दिए थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। एक बयान ये भी था कि पाकिस्तान ने 20 साल हमें अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, वो बनाया है और अब हम वो नहीं बनना चाहेंगे, और ये 20 अरब डॉलर हमसे ले गए और हमसे गेम्स खेलते रहे, डबल क्रॉसिंग करते रहे। तो उनका मौका बड़ा क्लियर है पाकिस्तान के बारे में। मगर अब क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है उन्हें, और वो समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी मुदाखलत अमेरिका की अब नहीं होनी चाहिए, तो मेरा ख़्याल है कि उनकी दिलचस्पी पाकिस्तान में बड़ी कम से कम रहेगी, अब मिनिमल रहेगी। उस वक्त तो फिर थोड़ी सी इंटरेस्ट था, बिकॉज अभी विड्रॉल होनी थी और सब कुछ हो रहा था, मगर अब वो फ़ारग हो चुके हैं अफ़गानिस्तान से, और ये बेसेस और इस किस्म की चीज़ वो इसको ज़्यादा इनक्रेज नहीं करेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो इंटरेस्ट रखेंगे इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ कोई ऐसी टेररिज्म ना उभरे जिसका इम्पैक्ट जाके पाकिस्तान पे पड़े, मगर इससे ज़्यादा वो ज़्यादा पाकिस्तान में दिलचस्पी नहीं शो करेंगे। यानी माजी में जो कहा जाता था कि पाकिस्तान में हुकूमतों की तब्दीली किरदार रहता, तो वो इसलिए था कि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी, और सेठी साहब कह रहे हैं कि अब ऐसी कोई ज़रूरत। सवाल का जो रुख है या इशारा था वो ये था कि क्या वो इमरान खान की इमदाद करेंगे, क्योंकि वो बड़ी दोस्ती थी, लगता है ऐसे था कि बड़ी दोस्ती है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब वापस आए थे डोनाल्ड ट्रंप को मिल के, तो एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ एक दफ़ा फिर। तो मगर ज़ाहिर है वो वर्ल्ड कप तो क्या जीता है, जीत के आए थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, दोस्ती शोस्ती कोई नहीं होती, ये इंटरेस्ट की बात होती है। और मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक रूटीन किस्म के बयानबाजी करेंगे, मगर क्या वो आगे बढ़ के और इमरान खान की को मदद करेंगे, आई डोंट थिंक सो। चलें, ये जवाब भी मिल गया, और यही शायद जानना चाह रहे थे हमारे व्यूअर। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब आपकी एक और एक्सपर्टीज़ के हवाले से सवाल आया है, ये क्रिकेट से मुतालिक है। आई होप नकवी साहब के बारे में नहीं है। नहीं, हम आपको उधर कोई सवाल नहीं लेना नकवी साहब के बारे में या पीसीबी के बारे में। आई नो आप हर बार यही इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन जाहिर है हमें भी तो छेड़खानी करनी है, कोई खबर निकलवानी है। क्या सवाल? चले वो अदील साहब क्या पूछना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है उन्हीं की जुबानी शामिल करते हैं। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलें। आप पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किन इक़दाम करने का मशवरा देंगे कि ये मुमकिन हो सके? देखिए, आईपीएल, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल दोनों अलग हैसियत है, मगर ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है। मगर जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का फ़ैसला आया कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ही भेजेंगे। बाय द वे इसका ताल्लुक़ आगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के साथ भी है, वो भी किसी वक्त डिस्कस कर सकते हैं क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे, और आखिरी वक्त पे क्या करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तो यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में इंडिया अपनी टीम को यहाँ भेजेगा, बट वील सी, मच विल डिपेंड ऑन नरेंद्र मोदी कि वो ग्रीन लाइट देते हैं या नहीं देते। मगर आईपीएल की बात यह है कि ये इसके ऊपर काफ़ी अरसे से बहस चल रही है। मैंने भी, जब मैं चेयरमैन था, तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। रिटायर्ड प्लेयर्स तो खेल लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई में इस वक्त एमिरेट्स की एक लीग हो रही थी, वो उसी वक्त होती है जब पीएसएल हो रहा होता है, वो भी T20 लीग है। वो सारी की सारी लीग की जो टीम्स हैं, एक के अलावा सब इंडियन आईपीएल ओनर्स के पास हैं या इंडियन बिजनेसमैन के पास हैं। वो भी अपनी टीम के लिए भी इंडियन प्लेयर्स नहीं ला सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता, और जब बाहर उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं, टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीज़न, आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा, एंड सो ऑन। और तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और के लिए किसी और को देना नहीं है ताकि उनकी लीग ना बढ़े। एक ही ये सबसे इम्पोर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जब आईपीएल हो रही होती है तो आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज़ जो है वो कैंसिल कर देते हैं।
जो बायलैटरल मैचेस होते हैं ना इंडिया के किसी और के साथ, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, या इंग्लैंड पाकिस्तान, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब IPL हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो है वो IPL जाएंगे, और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है IPL को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और अब आगे जाके मैं आपको बता दूं कि नवंबर में एक नया प्रेसिडेंट या चेयरमैन बनेगा ICC का, और चांसेस यही हैं कि जय शाह साहब जो BCCI के इस वक्त हेड हैं वो ही जाके ICC के बीच बनेंगे। ये पहली, अगर ऐसे हुआ तो ये पहली दफ़ा नहीं होगा। इससे पहले श्रीनिवासन साहब थे, वो BCCI के भी हेड थे और वो ICC के भी चेयरमैन बने। अब फिर मेरा ख्याल है ऐसे ही होने जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ICC, और ICC आप समझें इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, IPL भी इंडिया चलाता है। और तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है, और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक IPL भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देगा। बिल्कुल ठीक, समझ गए आपके असल मसला है कहाँ। अब साहिबुल इस्लाम साहब चित्राल से सेठी साहब से क्या जानना चाहते हैं? सेठी साहब से मेरा सवाल ये है कि पहले ज़माने में जब वो शो करते थे तो उसके पास एक रेड कलर का मफलर होता था, आजकल वो नहीं पहन रहा है, इसकी वजह क्या है? पहले ज़माने में सेठी साहब, पहले ज़माने में अच्छा, पहले ज़माने में मैं लाल मफलर पहनता था, अब क्यों नहीं पहनता हूँ? ओहो, ये तो बड़ी, जैसे कहते हैं ना, क्लोज टू द होम ये सवाल है। अच्छा देखिए, अब आप 2 मिनट हैं तो मैं थोड़ी सी कहानी खींचूं। देखिए, ये लाल मफलर का जो मेरे साथ ताल्लुक़ है, ये 1960 की दिहाई का इसका ताल्लुक़ है, इसके साथ ताल्लुक़ है। हम यूनिवर्सिटी में थे UK में, और उस वक़्त 65 और 66, 67, 68, 69 एक वियतनाम में वॉर चल रही थी, जिसके ख़िलाफ़ स्टूडेंट कम्युनिटी दिन ब दिन बढ़ रही थी और डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे। और मुझे याद है उस वक्त लिंडन बेंस जॉनसन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जो कि बने थे आफ्टर जॉन F कैनेडी वाज असैसिनेटेड। ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ये बने, इन्होंने वियतनाम के अंदर वॉर को एक्सटेंड किया। और स्टूडेंट कम्युनिटी और लिबरल कम्युनिटी जो थी वो दे वर ऑल अगेंस्ट दिस वॉर। तो हमें याद है हम बड़ी डेमोन्स्ट्रेशंस में हिस्सा लेते थे, लंदन में भी, कैम्ब्रिज में भी। और उस वक़्त ये ज़्यादातर ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस थी अगेंस्ट लिंडन बेंस जॉनसन एंड द अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन द वियतनाम वॉर, हम कहते थे हे LBJ, हाउ मेनी किड्स डिड यू किल टुडे, हे LBJ, फिर हो ची मिन, हो ची मिन। तो वो अब आपको पता है, ये जो लेफ्टिस्ट रेजीम्स थी या जो कम्युनिस्ट रेजीम्स थी जिसके ख़िलाफ़ ये जंग छिड़ी हुई थी, अमेरिका ने छिड़ी हुई थी। चाइना का भी है रेड, रशिया का भी रेड था, वियतनाम का भी झंडे के अंदर रेड है। तो ये रेड कलर कम्स फ्रॉम द कम्युनिस्ट रेजीम्स। अच्छा, ये तो शुरू से ऐसे ही है, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टूडेंट्स ने ये रेड कलर उस वक़्त, जिसमें खादम भी शामिल था, क्योंकि उस वक़्त जो जंग छिड़ी हुई थी वॉज अगेंस्ट, इट वॉज एन इम्पीरियलिस्ट वॉर अगेंस्ट वियतनाम। और उसमें अमेरिका लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी और किल कर रहा था, और बॉम्बिंग हो रही थी B-52s की। तो उस वक़्त जब ये डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे तो बहुत से लोगों ने रेड फ्लैग्स पकड़े होते थे, या रेड स्कार्फ्स पहने हुए होते थे, या लाल टोपियाँ पहनी हुई होती थी एज अ मेजर ऑफ सॉलिडारिटी। तो ये रेड स्कार्फ की बैकग्राउंड वो है। मैंने तो कैम्ब्रिज में फिर थ्रू आउट माई 4-5 ईयर्स देयर मैं तो रेड स्कार्फ ही पहनता रहा। कोई दाढ़ी वाड़ी भी रखी हुई थी थोड़ी सी। अच्छा, हाँ, उस ज़माने की तस्वीर है कोई? वो पता नहीं, वो छुपा के रखी है। तो अब मैंने देखा जहाँ जब मैं आया तो शुरू में मैंने भी रेड स्कार्फ यहाँ भी पहनना शुरू कर दिया, एवं ही जैसे कहते हैं ड्रामा, कि चलो थोड़ा सा निशानदेही हो जाए, हाँ, कि कुछ याद रहेगा पुराने ज़माने जब हम भी एहतजाज करते थे, सड़कों पर निकलते थे। अब तो हिम्मत नहीं है, तो उस वक़्त थी। तो फिर मैंने देखा एक दिन कि वो इमरान खान साहब ने रेड स्कार्फ पहना हुआ है, तो मैंने कहा अरे ये क्या हुआ? तो फिर मैंने सोचा कि खान साहब को भी ये शायद इसी किस्म की सोच होगी कि वो भी अब अपने आप को एक रेबल सोच रहे हैं और रिवोल्ट करना चाह रहे हैं। तो जाहिर है वो इनकलाब का रंग जो है वो लाल ही था ना, तो खान साहब ने भी फिर इनकलाबी बन चुके थे। वो फिर जब, और मैंने कहा यार ये मेरा एक स्कार्फ था, अब खान साहब ने भी पहनना शुरू कर दिया।
तो फिर मैंने सोचा यार इसको मैं रखूं या ना रखूं। अभी मैं सोच ही रहा था तो एक दिन मैंने देखा कि शेख रशीद साहब उन्होंने भी लाल स्कार्फ लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हुण बहुत हो गया, हुण मैं ला देना, हुण शेख साहब अगर लाल स्कार्फ पहन गए तो मैं इस खाते दस्तबरदार होता हूँ। तो वो फिर मैंने लाल स्कार्फ आपने संभाल के रखा है? संभाल के रखा हुआ है, और जिस दिन शेख साहब उतारेंगे तो मैं वापस बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया और इसका जवाब उससे ज़्यादा इंटरेस्ट